दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेके फॉर स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 10th हिंदी बी मॉडल सेट 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। दोस्तों इससे पहले हम लोग क्लास 10th के जेक बोर्ड द्वारा जारी किया गया टर्म 2 का मॉडल पेपर जो कि हिंदी बी के लिए सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 का सॉल्यूशन दे चुके हैं। यहाँ तक कि दोस्तों आप लोग को क्लास 10 का जितने भी सब्जेक्ट का लगभग सारे के सारे सेटों का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए विथ पीडीएफ। जी हाँ दोस्तों, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग को ये याद रखना है कि इस चैनल के द्वारा आपको पीडीएफ भी दिया जाता है। ऐसा कोई भी यूट्यूबर जो कि नहीं है जो कि आपको सॉल्यूशन तो प्रोवाइड कर देते हैं बट उसका पीडीएफ नहीं देते हैं, लेकिन मैं देता हूं। और ऐसा गिना चुना ही एक दो चैनल ही आपको मिलेगा जो कि आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना है, क्योंकि मैं जिस तरह से आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं और आप सभी को सपोर्ट करता हूं तो उसी प्रकार से आपको भी अपना सपोर्ट दिखाना होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो यूट्यूब चैनल है अभी बहुत ही छोटा है, इसको बहुत बड़ा करना है। तो चलिए आज किस वीडियो की ओर। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जेक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है टर्म 2। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता दूं आपका एग्जाम जो कि काफ़ी नज़दीक है यार, आप सभी के लिए एग्जाम का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। जिन जिन विद्यार्थियों को टाइम टेबल नहीं मालूम है, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा। टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, अगर नहीं है आपके मोबाइल में तो टेलीग्राम में सर्च कीजिए AK4 स्टडी, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको टाइम टेबल भी मिल जाएगा। साथ में आपको मैं प्रीवियस जितने सारे सॉल्यूशन का वीडियो आप लोगों को दिए हैं और साथ में उसका पीडीएफ जो दिए है वो पीडीएफ आपको वहाँ पर डाउनलोड किया हुआ मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके उन्हें पढ़ सकते हैं, उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आपकी तैयारी के लिए, आपके एग्जाम के लिए 4 चांद लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बिना किसी देरी का। तो देखिए ये है सेट 5 और हम लोग देख रहे हैं हिंदी बी। तो हिंदी बी वाले विद्यार्थी आप लोग के लिए 5 नंबर सेट है जो कि आज की इस वीडियो से ये कंप्लीट हो जाएगा मॉडल पेपर टर्म 2 का हिंदी बी के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो खंड क को देखेंगे। दोस्तों ये है अपठित बोध। एक आपको दिया है पद्यांश और इस पद्यांश को पढ़कर हमको आंसर करना होता है। हम लोग को देखिए नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देना है। तो देखिए 2 into 3 आपको 3 को क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर करके मार्क्स मिलेगा, टोटल 6 नंबर के लिए। तो देखिए क्या यहाँ पर बहुत ही मस्त जो कि पद्यांश दिया है दोस्तों। तन नौका में सवार मन की मनमानी में, स्वप्न हो गए नाविक जीवन के पानी में। जी हाँ दोस्तों सुनिएगा, बहुत ही शानदार चीज बोला गया है कि तन नौका में सवार मन की मनमानी में, स्वप्न हो गए नाविक जीवन के पानी में। मन कभी सोचता है डूब जाए भंवरों में, कहता है गहराई में मोती पाना है। या कभी सोचता है पार चले जल्दी से, रेत के धरातल पर रेत को बिछाना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो इसका राइटर है उसका मन कर रहा है कि कभी कभी नौका में तैरूं और कभी कभी बहुत ही गहरे पानी में डुबकी लगाऊं, क्योंकि गहरे पानी में डुबकी लगाएंगे तभी उसे क्या मिलेगा, मोती मिलेगा। तो इसके बारे में इसे बताया गया है। तो चलिए इसके आधार पर क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 जो कि है दोस्तों, कवि का तन कहाँ है, यानी कि इस जो पोएम, इस कविता का जो राइटर है उसका तन यानी कि उसका शरीर कहाँ है। तो हम लोग ऊपर ही पढ़े दोस्तों, क्या पढ़े कि तन नौका में, यानी कि कवि का तन कहाँ है, तो कवि का तन नौका में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्रश्न नंबर 2, यहाँ पर क्या कह रहा है, कवि गहराई में क्यों डूबना चाहता है। तो दोस्तों इसका आंसर मैं मेंशन कर दिया हूँ, चलिए आप सभी को नीचे यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए कवि गहराई में क्यों डूबना चाहता है, तो ऊपर का जो कविता का पार्ट दिया हुआ थोड़ा सा उसी से मैंने लिखे है, कवि गहराई में क्यों डूबना चाहता है। आपको ठीक इसी प्रकार से आंसर लिखना होता है। कभी गहराई में इसीलिए डूबना चाहता है क्योंकि उसका मन सोचता है कि पानी की गहराई में डूबने पर ही उसे मोती मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब तक वो पानी की गहराई में नहीं डूबेगा तब तक उसे क्या नहीं मिलेगा, मोती नहीं मिलेगा, इसीलिए वो पानी की गहराई में डूबना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कवि का जीवन कैसा है। तो देखिए कवि का जीवन कैसा है, तो उपरोक्त कविता के आधार पर कवि का जीवन कैसा था। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इसका भी मैं आंसर कर दिया हूँ। कवि का जीवन कैसा, तो देखिए कवि का जीवन बहुत काल्पनिक है, यानी कि वो कवि जो इसका राइटर है वो हमेशा सोचते रहते हैं, वो हमेशा सोचता रहता है क्योंकि उसका तन नौका की पानी में तैरने की बात कर रहा है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से आपको आंसर करना है। चलिए अब खंड ख को देखेंगे जो कि आपका हिंदी व्याकरण से पूछा जाएगा और हिंदी व्याकरण में काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 देखिएगा दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए संयुक्त वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य शामिल होते हैं वे क्या कहलाते हैं। यह वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते एवं संयोजक अवयव इन वाक्यों को मिलाता है।
यानी कि जैसे कि राम आया और मोहन सो गया, इस तरह का जो वाक्य होता है दोस्तों, ये हम लोग इस तरह के वाक्यों को क्या कहेंगे, संयोजक। अभी देखिए ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, क्योंकि संयोजक अभियोग के रूप में बहुत सारे शब्द जैसे कि आपका और हो गया, एवं, फिर, या, अथवा, परंतु, इसलिए, तथा, तो, नहीं, तो, भी, किंतु इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। तो दो या तीन वाक्यों को जोड़ने के लिए, जैसा यहाँ पर एग्जाम्पल उदाहरण देने बोला था, तो देखिए मोहन आया और राम चला गया, इसमें मोहन आया एक वाक्य है और राम चला गया ये दूसरा वाक्य है, इसको दोनों मिलकर एक अवयव जोड़ा है, कौन, वो और जोड़ दिया है, तो मोहन आया और राम चला गया, इस प्रकार से इसका। अब चलिए अथवा में इसी में एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में अंतर स्पष्ट करें। मतलब सरल वाक्य कौन सा है और संयुक्त वाक्य कौन सा है। देखिए सरल वाक्य जिन वाक्यों में कर्ता से जुड़ा एक ही उद्देश्य और विधेय मौजूद हो, वो सरल वाक्य कहलाते हैं। इसका उदाहरण नहीं दिए दोस्तों, मैं आप सभी को समझा, जैसे मैं आम खाऊंगा या वह स्कूल जाता है, इससे किसी एक आदमी का या एक कर्ता का ही बोध पता चलता है वो क्या कहना चाहता है। संयुक्त वाक्य देखिएगा, जब वाक्य दो या दो से अधिक प्रकार के योजकों से मिलकर बने होते हैं वो संयुक्त वाक्य होते हैं। जैसे पुलिस आया चोर भाग गया, इसमें दो वाक्य है, पुलिस आया फिर चोर भाग गया। जैसे राम सुबह दिल्ली गया था और शाम को लौट आया, तो देखिए इसमें दो वाक्य है, राम दिल्ली पहले गया फिर शाम को लौट आया। तो इस प्रकार से इसे आप रिलेट कर सकते हैं। काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा दोस्तों, बादल गिरकर भी नहीं बरसे, वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदले। वाक्य क्या था, सिंपल वाक्य में था कि बादल गिरकर भी नहीं बरसे, मतलब बादल तो छाया था बट बारिश नहीं हुआ। इसका आंसर हो जाएगा बादल गिरा और फिर भी बारिश नहीं हुआ, मतलब बादल तो हुआ था बट बारिश नहीं हुआ। इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट अथवा में एक क्वेश्चन था, क्या है, मधुरिमा, एक लड़की है जो कि मधुरिमा बाजार गई क्योंकि उसे कपड़े खरीदने, ये वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदले। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग मॉडल पेपर का आप लोग इसमें सेट 5 में देख लीजिएगा। मधुरिमा बाजार गई क्योंकि उसे कपड़े खरीदने थे, ये क्वेश्चन था आपको। तो चलिए इसका आंसर इस प्रकार से होगा, संयुक्त वाक्य में बदलेंगे दोस्तों। मधुरिमा को कपड़ा खरीदनी थी इसीलिए वह बाजार गई, मतलब मधुरिमा एक लड़की है, उसे कपड़ा खरीदनी थी तभी तो वो बाजार गई, क्योंकि बाजार जाएगा तभी कपड़ा उसको मिल पाएगा। खंड गौ देखेंगे दोस्तों, पाठ्य पुस्तक, जो कि आपकी पुस्तक का आपकी क्वेश्चन है। अब वाई की फॉर स्टडी, दोस्तों मेरा ये चैनल है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग की सब्सक्राइब की मुझे अत्यंत आवश्यकता है। साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, सप्रसंग व्याख्या करें। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ये जो आप लोग देखिएगा, ये हम लोग कर चले फिदा ये वतन के साथियों, तो ये वाला जो आपको देशभक्ति का जज्बा चढ़ा देगा, इसको अगर ध्यान से देखिए, बहुत ही सुंदर लाइन कहा गया है इसमें। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर बताते हैं, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। बिल्कुल ये हमारे दोस्तों कवि जो राइटर है, राइटर महोदय जो लिखे हैं इन सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन और बहुत ही शिक्षा देने वाली बात कहा गया है। देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में देश के लिए युद्ध पर गए सैनिक कहते हैं, मतलब हमारे देश की रक्षा के लिए जो हमारे सोल्जर जवान जो तैनात रहते हैं उनका कहना है। देखिए युद्ध पर सैनिक कहते हैं कि इस संसार में जीवित रहने के अनेक कारण है, लेकिन देश के लिए मर मिटने का गौरव हर रोज नहीं मिलता है। सैनिकों का मानना है कि जो जवानी खून में नहीं नहाती, अर्थात देश के लिए बलिदान करना नहीं जानती, वो जवानी व्यर्थ है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के जो जवान हैं उनके द्वारा कहने का उसको प्रकट करते हुए लेखक ने लिखा है कि इस संसार में जीवित रहने के अनेक कारण है, आप जीवित रह सकते हैं लेकिन देश के लिए मर मिटने का गौरव हर रोज नहीं मिलता है। मतलब हर किसी को देश की रक्षा के लिए, देश को के लिए मर मिटने का गौरव नहीं मिलता है। ये तो एक जवान सैनिक का ही, जो कि वही कर पाते हैं। सैनिकों का मानना है कि जो जवानी खून में नहीं नहाती, अर्थात देश के लिए बलिदान करना नहीं जानती, वो जवानी व्यर्थ है। ऐसी जवानी सौंदर्य और प्रेम दोनों को बदनाम करती है, मतलब ऐसी जवानी से सिर्फ सुंदरता ही नहीं और प्रेम दोनों ही बदनाम हो जाती है। प्रेम और सौंदर्य करने से कुछ फायदा नहीं, जो देश के लिए बलिदान देते हैं वही आखिर में बलिदान होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, अथवा में दिया दोस्तों ये सवाल, कर चले हम फिदा गीत में कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है। तो कर चले हम फिदा, इसी का ऊपर में जो हम लोग पढ़े हैं, इसी कविता इसी गीत से ये लिया गया है। तो देखिए ये बहुत ही मस्त लाइन बोला है, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग देशवासियों के लिए किया है जो देश की एकता को दर्शा रहा है। देशवासियों का संगठन ही देश को प्रगतिशील, विकासशील तथा समृद्धिशील बनाता है।
देशवासियों का परस्पर साथ ही देश की अनेकता में एकता जैसी विशिष्टता को मजबूत बनाता है। कर चले ये वतन साथियों देश के नाम। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 7 जो कि आपको प्रीवियस मॉडल पेपर में इसी का हिंदी बी में पूछा गया है, और ये सारे के सारे एक दो को रिपीट भी हो चुका है, इसीलिए रिपीट जो हुआ है उसे तो जरूर कर लेना है, VVI क्वेश्चन है। आत्मतरान कविता में कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? देखिए, आत्मतरान एक कविता आपके पाठ्य पुस्तक में है। उसमें जो है दोस्तों, उसका जो राइटर है यानी कि उसका जो पोएट जो लिखा है पोएट, वो कवि वो क्या कह रहा है, तो देखिए आत्मतरान कविता में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर, जी हाँ दोस्तों, इसका राइटर कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर, इसे भी याद रखिएगा। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने करुणामय ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे करुणामय, मुझे विपदाओं से बचाओ, मुझे विपदाओं से बचाओ, संकट के समय में कभी भयभीत ना होऊं, दुखों पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं, बल और पुरुषार्थ नहीं हिले, हानि उठाने की क्षमता प्रदान करो। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। भगवान से हमें, ईश्वर से हमें यही कामना करना है कि हम अब हर एक दुख को, हर एक कष्ट को झेलने की शक्ति दे हमें। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले शीर्षक पाठ के आधार पर बताइए कि बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए, एक आपके जो पाठ्य पुस्तक आपकी किताब का एक क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और हमारे जो हिंदी जो होता है दोस्तों, हिंदी के लेखक यानी कि जो कविता लिखते हैं, जो कहानी लिखते हैं, बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान, बहुत ही शिक्षा देते हैं पूरे देश को, पूरे समाज को। तो हिंदी जरूर पढ़ा कीजिए। अगर आप लोग हिंदी नहीं पढ़ते हैं तो हिंदी पढ़ने से काफ़ी नॉलेज बढ़ता है, काफ़ी ज्ञान अर्जित होता है, और एक बुद्धिमान व्यक्तित्व की चरित्र वर्णन करने के लिए हिंदी काफ़ी है। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले शीर्षक पाठ के आधार पर बताइए कि बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखिए, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले में क्या बताया गया है दोस्तों, इसका बहुत ही सिंपल सी बात है। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे। पहले क्या होता था दोस्तों, सब एक ही साथ, एक ही बड़े बड़े दालानों आंगनों में एक साथ मिलजुल कर रहते थे। अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। मतलब एक ही जगह पर काफ़ी सारा घर द्वार, एक जैसे कि एक मतलब जो एक आदमी का जितना सारा बेटा है, जितना बेटा नहीं उससे ज़्यादा घर बना देता है, रूम बना देता है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर के पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। मतलब बढ़ती इस तरह से जनसंख्या इस कदर बढ़ रहा है कि समुंदर के किनारे भी लोग घर बनाने लगे, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है, यहाँ तक कि जंगल तक पहुंच गया दोस्तों। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से मनुष्य अपना जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या का खतरा को नहीं देख रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा किसी भी जीवित प्राणी को रहने का, कोई सांस लेने तक का जगह नहीं मिलेगा। जिस तरह से जनसंख्या का संतुलन नहीं अगर देखा जाए इसी प्रकार से लागू रहे तो। देखिए, प्रश्न नंबर 9, औचुमेलाव के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करें। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको प्रीवियस मॉडल पेपर हिंदी बी में पूछा गया है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। औचुमेलाव एक चापलूस किस्म का सिपाही था। उसने यह संदेश भिजवाया ताकि वो जनरल साहब को खुश कर सके। वह उसे एक बेहतर इंस्पेक्टर माने, और साथ ही वह यह भी बताना चाहता था कि उसे जनरल साहब और उनके कुत्ते का कितना ख्याल है। तो बिल्कुल ये भी सिंपल से सवाल है, और इसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महंत की बातें सुनकर हरिहर काका किस दुविधा में फंस गए? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसका आंसर मैंने किए है कुछ इस प्रकार से। इसका आंसर आपको भी करना है, एग्जाम में लिखना है, ताकि आपका नंबर ना काटे। तो देखिए, महंत की बातें सुनकर हरिहर काका अपनी जमीन किसे दे, भाइयों को या फिर ठाकुर जी के नाम लिखे, इस दुविधा में फंस गए थे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। वे सोचने लगे कि 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं तब तो कोई पूछता ही नहीं, अगर कुछ ना दे तब क्या हालत होगी। उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा। बिल्कुल सही बात है, हरिहर काका वाला स्टोरी जरूर पढ़िएगा। चलिए, खंड घ में 2 आपको पत्र था। एक पत्र था दोस्तों, एक जो कि पत्र लेखन आते हैं रचना में। तो रचना में पत्र लेखन आते हैं, निबंध लेखन आते हैं, और आप सभी के लिए जो कि पैराग्राफ, जो कि आपका आर्टिकल, निबंध और एक संवाद लिखने आते हैं दोस्तों। तो देखिए, पहला वाला हम लोग इसे अथवा वाला का आंसर कर दिए। पहला वाला में जो था दोस्तों, इसका क्वेश्चन जो था, वो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 11 उसमें था कि अपने प्रधानाध्यापक को अपने दीदी के शादी में अवकाश यानी कि छुट्टी लेने के संबंध में एक पत्र लिखा है। वो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिखने के लिए जरूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो कमेंट कीजिएगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं उसका आंसर लिख कर भेज दूंगा। तो चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी में जो अथवा था उसी का मैं आंसर कर दिया हूँ।
तो देखिए, भाई की शादी पर अपने मित्र को एक निमंत्रण पत्र लिखे, मतलब अपना भाई अपने बड़े भैया का जो कि शादी हो रहा है तो अपने फ्रेंड को किस प्रकार से आमंत्रित कर सकते हैं एक पत्र के द्वारा। तो चलिए उसके बारे में लिखिए। तो देखिए दोस्तों, जब भी अपने मित्र को, अपने किसी भी जो कि रिलेशन रिश्तेदार को अगर पत्र लिखिएगा तो सबसे पहले आपका एड्रेस होगा ऊपर में, एक ढांचा को समझ लीजिएगा। तो जैसे कि बसंत कुंज ये एड्रेस है, 40 बाजार मार्केट यहाँ पर है, और ये कहाँ से लिख रहे हैं तो कानपुर से मान के चलिए लिख रहे हैं। और उसके बाद आप उस दिन का तारीख, जिस दिन को आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन का तारीख, उसके बाद प्रिय मित्र संजीव, जैसे कि यहाँ पर प्रिय मित्र लिखिएगा, आपका मित्र का नाम यहाँ पर लिखिएगा, उसके बाद नीचे लिख दीजिएगा सादर नमस्कार, मतलब अपने मित्र को भी नमस्कार कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अपना कहानी बताना, मतलब किस लिए अपने मित्र को पत्र लिखा है। तो देखिए, तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरे भाई राजीव का शुभ विवाह 27/3/2021 को होना निश्चित हुआ है। ये दोस्तों मैंने ये आर्टिकल जो कि आप सभी को के लिए आंसर में ये पर्सनली नहीं लिखा हूँ, ये आपको मिल गया था तो जिसे मैं अपलोड कर दिया हूँ, इसी को मतलब यहाँ पर ले लिया हूँ और आप लोग इसी प्रकार से लिखना है। यहाँ जो डेट है ये प्रीवियस डेट है, डेट आपको अपने अनुसार डालना है। को होना निश्चित हुआ है। बारात बस द्वारा प्रातः 4 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगी। विवाह की इस शुभ बेला पर तुम सपरिवार आमंत्रित हो। कृपया निश्चित तिथि से 1-2 दिन पूर्व आ जाना, जिससे हम सब मिलकर विवाह के उत्सव का आनंद ले सके। विवाह से संबंधित कार्यक्रम साथ में संलग्न है, मतलब एक कार्ड भी उसमें संलग्न कर देना है, किस प्रकार से कब क्या क्या प्रोग्राम है। उसके बाद नीचे लिख देना है तुम्हारा मित्र, जैसे मेरा नाम यहाँ पर लिख दिया आलोक कुमार, उसी प्रकार से आपका नाम लिख देना है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा दोस्तों, ये आखिरी सवाल है इस मॉडल सेट 5 का। तो प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, प्रधानाध्यापक मतलब आपके स्कूल का जो हेडमास्टर है, प्रधानाध्यापक और शिक्षार्थी के बीच नामांकन हेतु बातचीत पर एक संवाद लिखे, मतलब किस प्रकार से संवाद कर रहे हैं नामांकन हेतु। तो चलिए हम ये अपने ढंग से लिखे दोस्तों, आप अपने ढंग से भी इसे लिख सकते हैं, बट अगर आपको नॉलेज नहीं है किस प्रकार से लिखना है तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। तो देखिए, प्रधानाध्यापक शिक्षार्थी से कह रहे हैं, आप लोगों का नामांकन शुरू होने वाला है अगले कक्षा के लिए, इसलिए रोजाना आया करो। नेक्स्ट होता है क्या, और अपने सभी मित्रों को भी स्कूल आने के लिए कहो। शिक्षार्थी फिर कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं प्रधानाध्यापक से, ठीक है महाशय, कृपया मुझे बताएं कि नामांकन का कोई शुल्क भी लगेगा क्या। तो इस तरह से अपना स्टूडेंट जो कि अपने टीचर से पूछ रहे हैं, तो प्रधानाध्यापक फिर जवाब दे रहे हैं, नहीं कोई शुल्क नहीं लगेगा। फिर देखिए, शिक्षार्थी प्रधानाध्यापक से, तब तक बहुत अच्छा है, तब 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 तक लिख दिए दोस्तों, यहाँ पर तब तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर तो हो जाएगा, इसे सुधार कर लीजिएगा, तो होगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रधानाध्यापक शिक्षार्थी से अंतिम तारीख से पहले नामांकन करा लेना और इसकी सूचना अपने मोहल्ले में भी दे देना, मतलब अपने मोहल्ले में जितने भाई बहन है, दोस्त वगैरह सबको दे देना। फिर शिक्षार्थी बोल रहे प्रधानाध्यापक से, जी महाशय। तो दोस्तों ये था आपका क्लास 10 हिंदी बी का कंप्लीट सॉल्यूशन मॉडल सेट 5 का। तो आई होप दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आता है, और मेरा कंटेंट आप सभी को पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्यूचर में मैं आप सभी के लिए ऐसा ही हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्क्रीन पर सजेस्ट और आंसर वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।